नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे केंद्रीय बजट के बारे में। यानी कि आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश किया और बजट में आम जनता को क्या मिलेगा, किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये सारी चीज पर चर्चाएं हुई हैं। उससे पहले बजट का इतिहास, तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास के बारे में हम सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में 7 अप्रैल 1860 का जो है पहला बजट पेश किया गया था, जिसे जेम्स विलियन ने पेश किया था और उन्हें भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। तो आपको याद होगा, जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा भी किया है। और आजादी के बाद पहले वित्तीय मंत्री जो संगुन चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को शाम 5 बजे के करीब स्वतंत्र भारत का देश का पहला बजट पेश किया था और ये बजट पूर्ण रूप से पूरा नहीं माना जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ साथ स्वतंत्रता का पहला बजट केवल 7 महीने यानी कि 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए ही पेश किया गया था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई नया टैक्स इस पे नहीं लगाया गया था। साथ साथ ऐसे ही कई सारे आयोजक हुआ है। अंतरिम बजट सबका प्रयोग पहली बार जो है आर शंखमुखम चेट्टी ने जो है 1948 और 49 के पहले बजट भाषण में किया गया था और इसके बाद से ही छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किए जाने लगा था। फिर नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें वित्तीय मंत्री बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के बीच में हलवा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और इस कार्यक्रम के साथ बजट दस्तावेज की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। और पहले बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन 1950 में बजट लीक हो गया था, जिसके बाद प्रिंटिंग के काम को जो है मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता था। तो ये सारी चीजें स्थित थी। ये सारी चीजें हमने एक फैक्ट के रूप में आप सभी के सामने बताने का प्रयास किया है और आज हम चर्चा करेंगे कि 2021 और 22 के बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल हुई हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार बजट क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि बजट क्या होता है, तो आप सभी बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करने का प्रयास करता हूं। तो बजट यहाँ पे आर्टिकल 112 में है ना, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में स्वीकार किया जाता है, देखा जाता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो है एक अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण इसमें शामिल होता है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अनुमान के आधार पर जो प्राप्ति है व्यय है उसको विवरण के आधार के रूप में रखा जाता है। और यहाँ पे वो राजस्व है एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें रहता है। और इसमें राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान और समापन, वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का वितरण और उस वर्ष में होने वाले घाटा और अधिशेष के कारण को भी यहाँ पे देखा जाता है। आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात इसमें जो है टैक्सेशन का प्रस्ताव रखा जाता है और जिसमें राज्यसभा जो राजस्व की संभावनाएं हैं वह और कार्य और नई योजना, कई सारे परियोजनाओं को यहाँ पे शुरुआत किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे बजट के जो प्रमुख हम 6 चरणों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि बजट की जो प्रस्तुति है सबसे पहले लोकसभा में किया जाएगा। सभी के टेबल पे बजट को रख दिया जाता है और फिर उस पर जो है सामान्य चर्चा की जाती है और फिर विभागीय समिति के द्वारा इसमें कुछ बातों को चर्चा के साथ साथ जांच भी किया जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रांट्स जो है मांगा जाता है, अनुदान मांगों पर जो है मतदान किया जाता है और यहाँ पे विनियोग विधेयक का पारित होना भी शामिल होता है और वित्तीय विधेयक पारित कर दिया जाता है और अंतिम में जाकर के अगर एक्ट जो है राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो गैजेट के रूप में यहाँ पे आ जाता है। आम बजट और आंतरिक बजट और पूरक बजट में कुछ हम अंतर के बारे में जानते हैं।
आम बजट क्या होता है कि पूरे साल के लिए आता है। आम बजट क्या है कि पूरे साल के लिए आता है, और आंतरिक जो बजट है वो कुछ महीने के लिए बनता है, जैसे कि इलेक्शन वगैरह आ जाता है तो आंतरिक बजट को पेश किया जाता है। और बचे हुए वक्त के लिए यहाँ पे, जैसे कि समय से पहले ही लोकसभा भंग हो गया तो उससे पहले बचे हुए वक्त के लिए पूरक बजट को पेश किया जाता है। आम बजट जो है हर साल एक नियमित बजट के रूप में आता है, और सरकार जो है अंतिम बजट में सरकार बदलने के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अतिरिक्त पैसे की जरूरत होने पर पूरक बजट को लेकर के आया जाता है, और यहाँ पे सरकार बड़े फैसला लेती है आम बजट में, जैसे कि आपका परियोजना बनाना है ना, कई सारे टैक्सेशन के प्रावधान करना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, और सरकार बड़े फैसले से बचती है। आंतरिक बजट में सरकार जो है बड़े फैसले लेने से यहाँ पे बचती है, और पूरक बजट में आप देखेंगे तो सरकार सिर्फ जरूरी फैसले लेती है, जो इंपॉर्टेंट जो फैसले होती हैं ये सारे फैसले यहाँ पे लेती हैं, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मित्रों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2021 और 22 में जो नई नई पॉलिसियां आई हैं और हमारे काम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पे भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं की कुछ सूचियां हैं उस पे हम एक एक करके आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्वस्थ और खुशहाली के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अवसंरचना, वित्तीय पूंजी, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और टैक्सेशन कराधान की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि स्वास्थ्य और खुशहाली पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बजट को, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये 2021 और 22 के बजट में इसको लेकर के आए हैं निर्मला सीतारमण जी ने। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या प्रावधान है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसमें क्या है कि 6 साल है ना, 6 सालों में जो है 6 साल में लगभग यहाँ पे आपके जो है 64,180 करोड़ रुपए लगा करके इस योजना को शुरू किया जाएगा। 64,180 करोड़ है ना, 64,180 करोड़ रुपए लगा करके इस योजनाओं को शुरू किया जाएगा, और जिसमें आपका जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता यहाँ पे डेवलप होगी, जिसमें बीमारियों की पहचान और इलाज कराने में आसानी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो पोषण अभियान 2.0, इसमें क्या है कि लगभग 112 जिले, इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट में पोषण जो परिणाम है उसमें सुधार किया जाएगा। 112 डिस्ट्रिक्ट में जो कमियां हैं पोषण तत्व की उसमें सुधार किया जाएगा, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ यहाँ पे हम जल जीवन शहरी मिशन की बात करें तो इसमें भी कई सारे पॉइंट को हमें देखने की आवश्यकता है। इसमें 2.86 करोड़ घरों के नल में कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए शुरू किया जाए। कितना? तो इसमें जो है आपका 4,378 शहरी है ना, यहाँ पे शहरी, यहाँ पे जो है सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए शुरू किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपका जो है 87 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में यहाँ पे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति, इसको भी आपको समझना है, और ये सारी चीजें प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति, इसमें जो आपके निजी वाहन जो रहेगा, इसमें अगर आपके 20 साल तक आपने उसको यूज कर लिया और 20 साल के बाद उसको जो है 20 साल निजी वाहन के लिए और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल के बाद स्वचालित फिटनेस केंद्र में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में
रखना होगा। साथ साथ यहाँ पे न्यूकोकोकल वैक्सीन की उपलब्धता भी है, जो कि यहाँ पे अभी तक केवल यहाँ पे 5 राज्यों में, यहाँ पे केवल अभी तक 5 राज्यों में, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, है ना, कानपुर, ये सारे स्टेट में देखने को मिलता है। लेकिन अब 2021 से ये हर एक देश में, भारत में सभी राज्यों में एक जो वैक्सीन है ये उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे हर साल 50,000 बच्चों जो है न्यूकोकोकल वैक्सीन की कमी की वजह से 50,000 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। साथ साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की बात करें तो इसमें क्या है कि 5 साल, है ना, इसमें क्या है कि 5 साल यानी कि 2021 से लेकर के 2026 तक की अवधि के लिए, 2021 से लेकर के 2026 तक की अवधि के लिए लगभग 1,41,00,000 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब संरचना की बात करें तो यहाँ पे मेगा इन्वेस्टमेंट एक्सेल पार्क की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आने वाले 3 साल में, अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल में यहाँ पे 7 टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ साथ यहाँ पे 20,000 करोड़ की लागत से विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। साथ साथ यहाँ पे नेशनल मॉनिटरिंग पाइपलाइन शुरू करने के और प्रगति का अवलोकन करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पे भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है और इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल तंत्र सृजित करने का भी बात यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार में यहाँ पे सहयोग देने की भी बात कही गई है और लगभग 18,000 करोड़ की लागत से एक नई परियोजना शुरू की जाएगी। यहाँ पे टियर 2 शहर और टियर 1 शहरों के आसपास के इलाके में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा, सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2 नई तकनीक, एक तो मेट्रो लाइट और यहाँ पे मेट्रो नियो लागू की जाएगी, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे उपभोक्ताओं के लिए जो है विद्युत वितरण के लिए एक से अधिक वितरण कंपनी चुनने की अनुमति देने के लिए यहाँ पे एक जो है फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत करने की प्लान सरकार जो है बना रही है। साथ साथ यहाँ पे बड़े बंदरगाह अपने दाम पर अपनी परिचालन की सेवाओं के प्रबंधन से एक मॉडल बनाने की ओर कदम बढ़ाएगी, जिसमें निजी भागीदारी और उनकी तरफ से बंदरगाह का जो प्रावधान करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि उज्जवल योजना यानी कि लगभग 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब जो बचे हैं 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को यहाँ पे विस्तार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा और यहाँ पे जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें गैस पाइपलाइन की भी शुरुआत की जाएगी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ साथ यहाँ पे हम वित्तीय करें तो यहाँ पे एकल प्रतिभूति बाजार संहिता है ना, तो यहाँ पे सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिट अधिनियम 1996 और यहाँ पे प्रतिभूति अनुबंधन विनिमय जो अधिनियम है उसको भी शामिल किया है। और यहाँ पे 1956 में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टर चार्टर यानी कि निवेश सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी जो वित्तीय उत्पादकों में निवेश के लिए एक निवेश के अधिकार के रूप में निवेशक चार्टर लागू
किया जाएगा, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ साथ हम एग्रीकल्चर की अब बात करेंगे। अभी तक हमने कई सारे टॉपिकों पे चर्चा किया है, अब जो है हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर में कई सारे एग्रीकल्चर की बात है। ऑपरेशन ग्रीन योजना है, इन्हें बाजार स्थान है, कृषि अवसंरचना योजना है, मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्र की बात की गई है, और तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री सेवल पार्क की स्थापना की बात की गई है, और यहाँ पे कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकार की बात भी की गई है। तो इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक पे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन योजना, यानी कि इसमें जो है अब इस दायरे में जो है 22 है ना, 22 जो जल्दी है ना, ऑपरेशन ग्रीन योजना में क्या है कि 22 उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, सड़ने वाले जो उत्पाद हैं है ना, ऑपरेशन ग्रीन योजना में जो जल्दी सड़ने वाले उत्पाद है उनको इसमें ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी बाजार में उसको लाया जा सके। साथ साथ यहाँ पे नेम बाजार के स्थान की बात करें तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे लगभग जो है 1000 अतिरिक्त जो मार्केट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, उनको एक साथ शामिल किया जाएगा, उसको एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे हम कृषि अवसंरचना कोष की बात करें तो यहाँ पे APMC है ना, APMC को अपनी है ना, यहाँ पे जो है अपनी अवसंरचना को सुविधा बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा है ना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ साथ यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्र कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेरुआ घाट का आर्थिक गतिविधियों को केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे समुद्री सेवल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सेवाल पार्क की भी स्थापना की जाएगी, जो कि एक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ साथ यहाँ पे हम पेट्रोल, डीजल, सेब और शराब की बात जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर की भी बात की गई है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कोविड का सेशन चला, कोविड महामारी बीमारी का सेशन चला, जब इसमें कई सारे न्यू इनोवेशंस हुए हैं, उस पे भी हमें ध्यान दे करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, यानी कि NRF। यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, NRF, यानी कि एक छत निकाय की घोषणा की गई है, जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर के मानविक तक के कई विषयों पर शोध करने के लिए धन उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है रिसर्च करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जो है NRF में रिसर्च करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ आपको जो है फंडिंग भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको भारत में जरूरत था। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। साथ साथ यहाँ पे NRF एक स्वायत्त निकाय होगा है ना, एक स्वायत्त निकाय होगा, और इसमें सभी प्रमुख अनुसंधान शिक्षा निकाय शामिल होंगी, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हमने की, साथ ही साथ हम अब डिफेंस की बात करेंगे। तो डिफेंस में हम सबसे पहले केंद्रीय बजट में 15वें वित्त आयोग में जो जो सिफारिश शामिल थी उस पे सबसे पहले हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे तैनात सोल्जर्स हैं उसमें स्वस्थ व्यय में वृद्धि की जाएगी, और राज्य के लिए यहाँ पे डिफेंस के लिए जो है उच्च ऋण सीमा भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि लोन की व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ यहाँ पे राज्यों के द्वारा क्रियान्वयन की जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम का यहाँ पे समाकीन किया जाना चाहिए, किंतु इनका वित्तीय पोषण मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे केंद्र और राज्य के द्वारा साझा कोष के विभाज्य पूल से आवंटन करने के लिए एक माध्यम से अथवा उपकार के माध्यम से गैर व्यापारगत रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा निधि का यहाँ पे निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें शामिल थी। साथ साथ यहाँ पे हम टैक्सेशन की बात करें, कराधान की बात करें, तो यहाँ पे इस पे भी कई सारी चर्चाएं इसमें शामिल है। तो यहाँ पे स्टार्टअप
कंपनी के टैक्स में छूट की दावा की जो समय सीमा है 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। टैक्सेशन की जो समय सीमा है इसको यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और स्टार्टअप्स में निवेश पर पूंजीगत लाभ से छूट के लिए जो है 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया था, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों में ओपीसी की मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनीज के निगमों को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 2021 और 22 के टैक्सेशंस की बात की गई थी, और इसमें जो है 75 साल जिनकी उम्र हो गई है उनको भी यहाँ पे टैक्सेशन पे करने की आवश्यकता नहीं है, रिटर्न फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीजें जो कि बजट में शामिल हुई, और कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि साल 2000 तक जो है शाम 5 बजे तक बजट पेश किया जाता था, लेकिन सर बेसिल ब्लैंकेट ने साल 1924 में ये परंपरा शुरू की थी, लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बजट पेश करने के समय में बदलाव किया और इसे जो है सुबह 11 बजे कर दिया, और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। और इसी के साथ साथ जो है कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2017 में, है ना, 2017 में रेलवे बजट को, है ना, 2017 में जो है रेलवे बजट को पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता था। लेकिन यहाँ पे 92 साल तक रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जब मोदी सरकार आई तो रेलवे बजट को भी पूर्ण बजट में शामिल कर दिया गया। के बाद सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।